नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचटेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है हमारे पास, ठीक है। हरियाणा जो पीजीटी के फॉर्म है वो तो निकले हुए ही हैं। हरियाणा पीजीटी का जो पेपर है, ठीक है। हरियाणा पीजीटी की अगर बात करें तो हमारा हरियाणा पीजीटी का जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 13 अक्टूबर को, ठीक है। 13 अक्टूबर को एचपीएससी एग्जाम लेगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और उसी का प्रिपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं। साथ के साथ एचटेट 2024 यानी एचटेट दिसंबर 2024 के लिए हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। और इस पूरी सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू सीरीज करेंगे। क्या करेंगे? पीवाईक्यू सीरीज करेंगे, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिले यहाँ पर। तो हमारी इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आज 2016 का जो एचटेट का पेपर हुआ था। 2016 में जो एचटेट का एग्जाम हुआ था, 2016 में जो 2016 में जो एग्जाम हुआ था साथियों, उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास है कि हमें एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन इन विच ए रिएक्ट्स विद KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन का साइन दे रखा है। और वहां पर आपको मिलता है क्या? बेंजोइक एसिड मिल रहा है। वहां पर आपको क्या मिल रहा है साथियों? बेंजोइक एसिड आपको मिल रहा है। बेंजोइक एसिड का मतलब हो गया आपके पास C6H5COOH, यानी आपको क्या मिल रहा है? बेंजोइक एसिड मिल रहा है साथियों। क्या मिल रहा है? बेंजोइक एसिड मिल रहा है। तो अगर आप देखते हैं इस रिएक्शन में, आपको या आपसे ये पूछा हुआ कि यहाँ पर ए क्या है। ए की अगर बात करें साथियों कि यहाँ पर ए आपके पास क्या है, तो ए आपके पास होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्लास 12 की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लास 12 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? जब भी हम कोई भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे? अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की अगर बात करें साथियों, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की अगर बात करें, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडेशन किसके साथ? KMnO4 की प्रेजेंस में। अब वो अल्कलाइन KMnO4 हो सकता है, ठीक है, यानी KMnO4 और साथ में आपको KOH भी गिवन हो सकता है। तो KMnO4 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है साथियों। तो KMnO4 की प्रेजेंस में जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन, मतलब जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है वो कितना बड़ा है क्यों ना हो, हमें प्रोडक्ट के रूप में हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलता है। क्या मिलता है साथियों? बेंजोइक एसिड ही मिलता है। इस रिएक्शन को हम कैसे देख सकते हैं? ऐसे देख सकते हैं, सपोज करो कि हमें जो प्रोडक्ट मिलना है वो क्या है, हमने KMnO4 इसके अंदर डाल दिया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसको मैंने जी मान लिया है, कोई भी जी ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन करवाया मैंने, ऑक्सीडेशन करवाया और मुझे क्या मिला? बेंजोइक एसिड मिला। तो बेंजोइक एसिड ये एक ही रिएक्शन है जिसमें आपके पास ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो जी ग्रुप हमने लिया है, जो जी ग्रुप हमने लिया है, ये अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होना चाहिए, यानी ये ग्रुप कौन सा होगा? ये अल्काइल ग्रुप होगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कितनी लंबी चेन हो सकती है साथियों, ठीक है। तो यहाँ देखो सेकंड ऑप्शन में आपको दिया है अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप, तो ये हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन में आपको नाइट्रो ग्रुप दिया है, ये भी नहीं हो सकता। और मिथाइल अमाइन दिया हुआ है, ठीक है, मिथेन अमाइन आपको, फिनाइल एंड फिनाइल मिथेन अमाइन आपको दिया हुआ है, 1 फिनाइल मिथेन अमाइन, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी अमाइन ग्रुप आ गया। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा साथियों? जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा। यानी यहाँ पर आपका जो ग्रुप आएगा वो क्या आएगा? C6CH3, यानी टोलुइन आपका होगा। इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में वो क्या है? टोलुइन है साथियों। मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं या टोलुइन भी हम कह सकते हैं साथियों। टोलुइन का ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ करवाया जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा साथियों। क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा साथियों। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि
व्हेन अमोनियम एसीटेट, किसकी बात कर रहा है, अमोनियम एसीटेट को हीट करने की बात कर रहा है, किसके साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, P2O5 के साथ हीट कर रहा है, और प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है साथियों। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि अमोनियम एसीटेट होता क्या है। ठीक है, CH3COO-, ये एसीटेट आयन होता है, और इसके साथ अगर अमोनियम आयन जोड़ दें तो इसको हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट। क्या कहते हैं, अमोनियम एसीटेट कहते हैं साथियों। अब जब इसकी रिएक्शन, इसको जब हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CONH2 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3CONH2 में, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या बन जाता है, मिथेनामाइड बन जाता है, यानी अमाइड बनता है। यहाँ पर आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया साथियों, पहले स्टेप में अमाइड प्रोड्यूस हो जाता है। और जब अमाइड बनता है, अमाइड की फर्दर रिएक्शन हो जाती है किसके साथ, P2O5 के साथ, और हीटिंग होती है इसके साथ में ही। तो जब ये रिएक्शन होती है तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है। क्या करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, फर्दर डिहाइड्रेशन हो जाता है इसका, फर्दर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है साथियों। P2O5 की प्रेजेंस में अमाइड का डिहाइड्रेशन हो जाता है, और आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है CH3CN, जिसको हम कहते हैं मिथाइल साइनाइड। क्या कहते हैं, मिथाइल साइनाइड भी जिसको हम कहते हैं। लेकिन क्या ऑप्शन में हमें मिथाइल साइनाइड दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ, हमें ऑप्शन में दिया हुआ है इथेन नाइट्राइल। तो मिथाइल साइनाइड को ही साथियों इथेन नाइट्राइल भी कहा जाता है, क्योंकि दो कार्बन हो गए ना, एक CH3 वाला, एक साइनाइड वाला। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या होगा साथियों, वो आएगा मिथाइल साइनाइड, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा होना चाहिए इथेन नाइट्राइल। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा साथियों। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यानी 93 क्वेश्चन जो था एचटेट 2016 के पेपर में आया हुआ है हमारे पास। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। देखो, पोलराइजिंग पावर की बात जब भी करते हैं तो हमें फजान्स रूल याद आ जाना चाहिए। पोलराइजिंग पावर या फिर एबिलिटी की अगर बात करें, पोलराइजिंग एबिलिटी अगर बात करें किसी भी आयन की या कैटायन की, तो हमें क्या याद रखना चाहिए, हमें फजान्स रूल याद रखना चाहिए। हमें क्या याद रखना चाहिए, फजान्स। FAJAN भी लिखते हैं कई बुक्स में, कई बुक्स में Z भी लिखा होता है, तो हमें फजान्स रूल पता होना चाहिए। और फजान रूल क्या कहता है साथियों, फजान रूल ये कहता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, यानी जितना कैटायन आपका छोटा होगा उतना ही ग्रेटर होगा उसके पोलराइजिंग पावर। ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, यानी जितना छोटा कैटायन होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी साथियों, ज्यादा होगी। उतनी पोलराइजिंग पावर उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जो पोलराइजिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है कैटायन के। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सीजियम में से साइज किसका, देखो टॉप टू बॉटम जब भी जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब भी जाते हैं तो आपका साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है साइज साथियों, इंक्रीज करता है। तो अगर हम इसको टॉप टू बॉटम अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सीजियम प्लस आयन। तो इनमें साइज सबसे छोटा किसका है, लिथियम आयन का साइज क्या है, स्मॉलेस्ट है। और हमने क्या कहा, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजिंग पावर। इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब है कि जितना छोटा होगा, यानी हमारे पास लिथियम आयन जो है वो स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट पोलराइजिबिलिटी शो करेगा, यानी हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर इसी की होगी। हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर जो है वो किसकी होगी, वो हमारे पास लिथियम की होगी साथियों। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, पोलराइजिंग पावर इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम प्लस आयन की हो जाएगी साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 94 जिसके बारे में बात करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वुड लीड टू अ डिक्रीज इन एंट्रोपी। अगर कोई प्रोसेस है उसके अंदर एंट्रोपी का डिक्रीज है तो वो हमें यहां से देखना है साथियों। तो डिक्रीज इन एंट्रोपी के बारे में अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊं या कुछ पॉइंट्स बताना चाहूं कि डिक्रीज इन एंट्रोपी कब ऑब्जर्व की जाती है, यानी एंट्रोपी में डिक्रीमेंट कब होता है साथियों। तो पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, एंट्रोपी में डिक्रीज कब होता है, जब आपके पास वॉल्यूम
डिक्रीज हो जाती है। यानी मैं ये कह देता हूं कि एंट्रोपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी साथियों। दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूं, जो आपकी एंट्रोपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के। कि अगर मोलर मास ज्यादा तो एंट्रोपी कम, मतलब मोलर मास ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा है, मोलर मास कम है तो एंट्रोपी कम है। ठीक है, एंट्रोपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंट्रोपी किसके होती है, एंट्रोपी जो है साथियों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी कंटेनर के अंदर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर चौथा पॉइंट क्या होता है कि जो आपकी एंट्रोपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर साथियों, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना टेम्परेचर ज्यादा एंट्रोपी उतनी ज्यादा, जितना टेम्परेचर कम उतनी एंट्रोपी कम। एक चीज और, अगर हम इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी कह लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीमेंट इन एंट्रोपी की बात करते हैं तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेंगे गैसियस प्रोडक्ट की, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं गैसियस प्रोडक्ट की, किसकी बात कर रहा हूं, गैसियस प्रोडक्ट की, अगर वो डिक्रीज करेंगे देन एंट्रोपी विल आल्सो डिक्रीज। तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी साथियों, एंट्रोपी विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर गैसियस प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, जैसे हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ये सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो यहां पर जब भी आपकी स्टेट चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रही है, स्टेट चेंज की बात कर रहे हैं या फिर फेज चेंज की बात कर रहे होते हैं साथियों, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी आपकी हमेशा इंक्रीज करती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इसका रिवर्स अगर हो रहा है गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में, तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है। देखो यहां क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट आपकी गैसियस है, रिएक्टेंट आपका सॉलिड है। इसका मतलब यहां पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, मतलब यहां पर एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी को ऐसे डिनोट करते हैं, या तो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन में होमोजेनियस रिएक्शन है, फेज सेम है दोनों का, रिएक्टेंट भी गैसियस फेज में, प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में, लेकिन रिएक्टेंट के आगे स्टोइकियोमेट्री 1, यानी एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए। यहाँ सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो थर्ड मैंने पॉइंट क्या लिखवाया था, एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरे में देखो साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में दिया है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन रहा है और गैस बन रही है। देखो सीधी सी बात है, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगी क्योंकि सॉलिड से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है। मैंने अभी बताया था सॉलिड से गैस में अगर जा रहा है तो एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है और वही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वो कौन सा है, देखो होमोजेनियस फेजेस सारे गैसियस फेज में, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है साथियों आपके पास 4, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के। जबकि आपके पास प्रोडक्ट के कितने हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास सिर्फ 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर डिक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी आपकी डिक्रीज करेगी। तो यही डिक्रीज इन एंट्रोपी का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 हमें क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 95 ये कहता है कि हमारे पास एक सोल्ट दिया हुआ है जिसका हमें वेंटो फैक्टर किसके इक्वल है ये बताना है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं साथियों, आई से डिनोट करते हैं। अब ये हमारे पास एक सोल्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका आयनाइजेशन करवाऊं जैसे K3Fe(CN6), अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ इसके आयन में तो 3K+ मिलेंगे हमें, और एक हमें मिलेगा FeCN6 3- वाला है, इसके ऊपर 3- चार्ज रहेगा, ठीक है। तो 3 और 1 4, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कितने हुए, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए टोटल 4 आयंस प्रोड्यूस हुए, कितने, टोटल 4 आयंस प्रोड्यूस हुए। तो इसके बराबर किसका वेंटो फैक्टर होगा, जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं साथियों, किसकी बात करते हैं,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जो भी आपका केस हो, तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस के बराबर हो जाएगा। यहाँ 4 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनमें देखते हैं वन बाई वन। K2SO4 का अगर मैं आयनाइजेशन करवा दूं, K2SO4 का आयनाइजेशन करवा दूं, मेरे पास 2K प्लस प्लस में SO4 2 माइनस बनेगा। तो यहाँ टोटल आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और 1 3। अगर मैं KCl का आयनाइजेशन करवाऊं साथियों, तो एक तो K प्लस बनेगा, एक Cl माइनस बनेगा, यानी मेरे पास I की वैल्यू टोटल हो जाती है 2। और फिर मेरे पास है Al2SO4 होल थ्राइस। तो अगर मैं इसका आयनाइजेशन करवाऊं तो मुझे 2 Al3 प्लस मिलेंगे, प्लस में 3 SO4 2 माइनस मिलेंगे, यानी टोटल मेरे पास I की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 5 हो जाएगी। और फिर मेरे पास चौथा है AlNO3 होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम नाइट्रेट है। अगर इसको करवाना है तो मेरे पास एक तो Al3 प्लस आएगा और 3 नाइट्रेट आयन आएंगे, 3NO3 माइनस। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। यहाँ भी आई की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ भी आई की वैल्यू 4 आ रही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसके लिए आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4। और इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी आई की वैल्यू हम कितनी मान रहे हैं 4। तो इसका मतलब दोनों की वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू कितनी है, सेम है। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या आएगा 4 आएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन इज। एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर क्या होता है। पहली बात तो कन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कन्फॉर्मेशन क्या होती है या कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। कॉन्फॉर्मेशंस क्या होती है, ये डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट रिजल्टिंग ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जब रोटेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड होता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, उसी से हम अलग अलग कॉन्फॉर्मेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल होते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए। तो इनका अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं, जो एन ब्यूटेन है इसका अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रा करूं बेटा, तो एन ब्यूटेन के लिए मैं बना रहा हूं क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहा हूं। इसका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला रहेगा इन चारों ही फॉर्म के लिए, जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, वो कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा एक मिनट, जब हमारे पास शेप्स है तो हम शेप ही ड्रा कर लेते हैं, सर्कल ही ड्रा करेंगे, ठीक है। ये रहा, अब मेरे पास क्या है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक तो ये ड्रा किया, ये बना देते हैं अभी, एक यहाँ बना देते हैं और एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर हाइड्रोजन एटम और CH3 ग्रुप लगाते थे, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। ये कैसी कंफर्मेशन है, इसको हम कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या कहते हैं, फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे होता है कि ये CH3 इसके बिल्कुल पीछे होता है, ठीक, दोनों CH3 एक दूसरे के पीछे होते हैं। इसका मतलब जो एंगल होता है एमई और एमई के बीच में, थीटा एमई एमई, एमई का मतलब मिथाइल ग्रुप है, वो 0 डिग्री होता है। दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं होता, 0 डिग्री, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे छुपे होते हैं। ऐसी कॉन्फॉर्मेशन को फुल्ली एक्लिप्स कहते हैं साथियों। अब बनाते हैं हम दूसरी कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है,
भाई तो अब हम बनाते हैं गोच कॉन्फॉर्मेशन। अगर गोच बनानी है हमें तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इसके अपोजिट और इसको इसके जस्ट अपोजिट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, इसके CH3 मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं। CH3 इधर रहेगा गोच कॉन्फॉर्मेशन में, दूसरा CH3 इधर, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं गोच, गोच कॉन्फॉर्मेशन। गोच एक्चुअल में ये होती है स्टेगर्ड फॉर्म। कैसी होती है? स्टेगर्ड फॉर्म होती है न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। और इसमें जो एम ई के बीच में जो थीटा होता है वो होता है 60 डिग्री का, यानी बॉन्ड एंगल दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में कितना आ रहा है, ये वाला डाईहेड्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, फिर हम बनाते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल साथियों। जो नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो सर्कल है हमारा वो बन गया ये, और अब इसके अंदर हम बना देते हैं लाइंस। ठीक है, जैसे ही हमारी लाइंस ड्रा हो जाएंगी हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी भी। ठीक है, यहाँ ड्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इनके ऊपर लगा देते हैं मॉलिक्यूल्स कि हमारे CH3 ग्रुप कहाँ लगेगा। CH3 इधर, H यहाँ रख दिया, फिर CH3 इधर होगा, H यहाँ होगा, यहाँ भी H और यहाँ भी H। इस कन्फर्मेशन को हम कहते हैं साथियों इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या कहते हैं? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड है, और इसके अंदर जो थीटा है दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में, जो थीटा है, जो एंगल है डाईहेड्रल एंगल, इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच में वो 120 डिग्री का है। कितना है? 120 डिग्री का है साथी। ठीक है, चौथी स्ट्रक्चर और बना लेते हैं भाई। चौथी कन्फर्मेशन है, इसको भी ड्रा कर देते हैं। ये हमारी फोर्थ कन्फर्मेशन ड्रा हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम लिखते हैं कि इसमें कौन कौन सा एटम है, कहाँ CH3 ग्रुप है, कहाँ हाइड्रोजन है। तो यहाँ CH3 है हमारा, फिर इसके जस्ट अपोजिट में CH3 है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन। इस कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं साथियों एंटी कॉन्फॉर्मेशन। ये भी स्टेगर्ड में ही आती है, लेकिन एंटी है। एंटी क्यों है? क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्या है, 180 के बॉन्ड एंगल पे। यानी इस मिथाइल और इस मिथाइल ग्रुप के बीच में जो थीटा है एमई और एमई का, वो कितना है साथियों? 180 डिग्री का है। अगर थीटा 180 डिग्री का है तो इनके बीच में जो स्ट्रेन होगा, ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन जो होगा वो मिनिमम होगा। जितना कम स्ट्रेन होगा उतनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन जितना कम उतनी स्टेबिलिटी, यानी अगर थीटा ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। यानी थीटा एम ई का जो थीटा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी के। किसके? स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा थीटा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो थीटा सबसे ज्यादा किसमें है? एंटी स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में, यानी फुल्ली स्टेगर्ड या एंटी, यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों?
आंसर हो जाएगा मेरा। ये सारे ड्रा करने का मतलब क्या था कि एक तो हमें ड्रा करना आना चाहिए, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि गोच इंटरेक्शंस क्या होते हैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इन सभी फॉर्म को अगर हमें अरेंज करना हो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, तो सबसे पहले आता है साथियों एंटी। एंटी के बाद आपके पास आता है गोच कॉन्फर्मेशन, ठीक है, GAUCH गोच को बोलते हैं, ठीक है, गोच कॉन्फर्मेशन, एंटी गोच। उसके बाद आता है आपके पास इक्लिप्स्ड, और फिर आता है लास्ट में आपके पास आता है फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या आता है? फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि फुल्ली इक्लिप्स्ड में बॉन्ड एंगल क्या होता है? बिल्कुल ही जीरो। तो ये ऑर्डर होता है। अगर हमें कभी हमसे कभी ये पूछ लिया जाए कि ऑर्डर में अरेंज करो, तो हम ऑर्डर भी बता सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का पार्ट होती है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है साथियों, एक होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है आपके पास एसाइलेशन या एसिटाइलेशन भी कहते हैं, एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। तो आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है? देखो, टोल्विन देता है, बिल्कुल साफ बात है। जाइलिन जो है आपके पास वो भी देता है, ये भी साफ बात है। एनिलिन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्यूमीन भी देता है। देखो, इन सभी में बाकी जो तीन के तीन ग्रुप हैं उनमें मिथाइल ग्रुप आता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अकेला एनिलिन जो होता है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो लगा होता है, लेकिन ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है। कैसा होता है? हाईली एक्टिवेटिंग होता है। एनिलिन कभी भी नहीं जाता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू, किस वजह से नहीं जाता वो वजह लिख देते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट। सोल्ट फॉर्मेशन हो जाती है किसके साथ? विद AlCl3। ये AlCl3 के साथ बनाता है। AlCl3 क्या होता है? ये एक लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड है साथियों, जो कि रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। एज ए कैटलिस्ट यूज होता है इस रिएक्शन के अंदर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ये उसके साथ सोल्ट बना लेता है। अब इस सोल्ट फॉर्मेशन की वजह से ड्यू टू दिस नाइट्रोजन एटम एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन एटम पर क्या आ जाता है? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन एटम पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से बिहेव करने लगता है एंड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी वजह से वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है साथी। इसी वजह से वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। कहने का मतलब क्या है कि ये एनिलिन है हमारे पास, NH2 ग्रुप यहाँ लग गया। जैसे ही वो AlCl3 के संपर्क में आएगा, वो कंपाउंड क्या बनाएगा? वो बनाएगा N+ और इधर Cl-। ऐसे कंपाउंड कैसा बनेगा? मैं ऐसा कोई इमेजिनरी बना रहा हूँ जिसमें आपको ये पता चल जाए कि बस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? डीएक्टिवेटिंग। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करने लगेगा। क्लियर है? तो एनिलिन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अमाइंस वाले चैप्टर से है, 12th क्लास का अमाइंस वाले चैप्टर से है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जहां अमाइंस में दिया हुआ है, बिल्कुल पैराग्राफ दिया, वहां से क्वेश्चन उसने उठाया हुआ है साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है? तो ये तो बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी की अगर बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। आपके पास आपको पता है। तो नाइट्रोजन जो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी का मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, तो वो इसकी 4 होती है साथियों। वो क्या होती है? 4 होती है। बहुत ही बेकार क्वेश्चन था। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है इसकी? 4 होती है। नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना लेता है, जैसे 3 बॉन्ड बना लिए और एक अमोनिया, अगर मैं अमोनिया में इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ ये चौथा बॉन्ड बना सकता है। मैक्सिमम चौथा बॉन्ड नाइट्रोजन का कहाँ दिखता है? NH4+। अमोनियम आयन के अंदर इसका मैक्सिमम चौथा बॉन्ड बना हुआ हमें दिखाई देता है। अदरवाइज ये 4 से फालतू, यानी NF5 एग्जिस्ट नहीं करता। NF5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है नाइट्रोजन की।
ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के पास। शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ, शुगर किसका एग्जांपल है साथियों, तो शुगर एग्जांपल होती है मोलिकुलर सॉलिड का। किसका एग्जांपल होती है, मोलिकुलर सॉलिड का। ये पहले जो सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर आता था हमारे 12th क्लास में, सॉलिड स्टेट चैप्टर से लिया हुआ है, टाइप ऑफ सॉलिड्स, यानी मोलिकुलर सॉलिड्स एक टाइप है मोलिकुलर सॉलिड्स, वहां से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनके बारे में बात करते हैं, जिनसे ये बना है, वो क्या होते हैं साथियों, वो मोलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। अब इस मोलिकुलर सॉलिड के 3 टाइप होते हैं साथियों। टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है हमारे पास, वो होता है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। क्या होता है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कौन से होते हैं, ऐसे मोलिकुलर सॉलिड जो नॉन पोलर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, यानी इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है, डिस्पर्सन या फिर लंडन फोर्स, यानी वीक डिस्पर्सन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, जिनके बीच में लंडन फोर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा H2, G2, O2 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, आपके पास नॉन पोलर बॉन्ड बनता होगा, यानी मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, नॉन पोलर बनेगा। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो होता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। क्या होता है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड में क्या होता है साथियों, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इसके अंदर पोलर, पहली बात तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जबकि नॉन पोलर में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और ये कौन से इंटरेक्शन होते हैं इसके बीच में, थोड़ा सा पहले लंडन फोर्स के मुकाबले स्ट्रोंगर आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। स्ट्रोंगर क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आपके पास इसके अंदर होते हैं। स्ट्रोंगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या है इसके, एग्जाम्पल है आपके पास HCl है, SO2 है, ये आपके पास पोलर मोलिकुलर सॉलिड होते हैं। थर्ड वन आपके पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड आपके पास थर्ड टाइप होता है इसका। जैसे हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड करती है किसके साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, तब जो कंपाउंड बनते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं कह देता हूँ HF है, ठीक है, NH3 अगर मैं मान लेता हूँ, अगर H2O मान लो, H2O में आइस अगर है, सॉलिड अमोनिया अगर है, ठीक है, सॉलिड HF है अगर, तो वो क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड होते हैं। तो शुगर जो है वो एक मोलिकुलर सॉलिड का ही एग्जांपल है साथियों, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड विच गिव टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट। ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनमें से जो टोलेंस रिएजेंट के साथ क्या देता है, टेस्ट देता है साथियों। टोलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट कौन देता है भाई, देखो पहली बात तो टोलेंस रिएजेंट होता क्या है, टोलेंस रिएजेंट कौन है, तो इसको हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सच, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट होता है। ठीक है, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, इसको अगर हम बेसिक मीडियम में तैयार करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिल्वर का टोलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब ये टोलेंस टेस्ट किस किस के लिए दिया जाता है, वैसे ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन में से एल्डिहाइड कीटोन्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं इस टेस्ट से। ठीक है, टोलेंस टेस्ट के लिए तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड गिव्स टोलेंस टेस्ट। ठीक है, एल्डिहाइड क्या देते हैं, टोलेंस टेस्ट देते हैं साथियों। एल्डिहाइड क्या देते हैं, टोलेंस टेस्ट देते हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा, ये इनमें तो एल्डिहाइड हमारे पास दिया ही नहीं हुआ है। एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है और फिनाइल एसिटिक एसिड है। तो इनके अंदर से हमारा ऑप्शन जो होता है वो राइट आंसर जो है इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या होता है, HCOOH होता है साथियों। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एंट स्टिंग के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एंट स्टिंग के अंदर पाया जाता है, चींटी काट लेती है, मधुमक्खी काटती है, उसमें भी पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, इसी की वजह से सूजन आती है। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो टोलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, बाकी कोई भी एसिड इनके अंदर से टोलेंस टेस्ट नहीं देता। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं साथियों। बाकी सबके अंदर तो एक ना एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट है। ठीक है, बेंजोइक एसिड को छोड़ दे, क्योंकि एरोमेटिक एसिड तो वैसे भी टोलेंस टेस्ट देते ही नहीं है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, इससे अगर एरोमेटिक एसिड से अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाए तो एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। ठीक है,
एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। इस टेस्ट को एरोमेटिक एल्डिहाइड देते नहीं है भाई। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखो भाई, वाटर सोल्यूबल विटामिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। ट्रिक है, रामबाण इलाज है कि विटामिन को याद कैसे रखें कि वाटर सोल्यूबल कौन सा। देखो विटामिन दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास आएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। दूसरा आपके पास आता है साथियों फैट सोल्यूबल। दूसरा क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो दोनों को कैसे आप याद रखोगे? बहुत सारे हैं विटामिन तो, ठीक है। तो जितने भी बी के विटामिन बी के जितने भी टाइप हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, सब के सब वाटर सोल्यूबल है। और साथ में एक सी, विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल होता है। अब फैट सोल्यूबल को याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक होती है कीड़ा, KEDA, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। कीड़ा ट्रिक से याद रखना, KEDA। विटामिन KED एंड A ये सारे के सारे क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। हमसे पूछा है कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है, तो वाटर सोल्यूबल KEADE ये तीनों तो तीनों क्या है? फैट सोल्यूबल है। तो वाटर सोल्यूबल एक ही बचता है हमारे पास, विटामिन सी। याद रखने की बिल्कुल साफ सी ट्रिक है साथियों कि विटामिन KEDA कीड़ा ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। अच्छा, विटामिन बी जो होता है इसके हमारे पास बहुत सारे टाइप है। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है और B12 है, ठीक है। B12 साइनोकोबालेमाइन होता है। क्या होता है इसके अंदर? साइनोकोबालेमाइन होता है, ठीक है। साइनोकोबालेमाइन होता है विटामिन B12 के अंदर। यानी इसके अंदर जो मेटल एटम होता है वो कौन सा है? कोबाल्ट होता है। कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी किसी एग्जाम में, ठीक है, PGT एग्जाम में पूछा गया है शायद किसी दूसरे स्टेट के। तो साइनोकोबालेमाइन होता है विटामिन B12 के अंदर, ठीक है। एक विटामिन B12 भी होता है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। बाकी के बी कॉम्प्लेक्स तो जितने भी बाकी के विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे B1, B2, राइबोफ्लाविन, थायमिन, पायरिडॉक्सिन, सारे के सारे यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं क्योंकि वाटर सोल्यूबल होते हैं। सिर्फ विटामिन B12 है तो वाटर सोल्यूबल, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाता है? हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। बॉडी के अंदर क्या रहता है? स्टोर रहता है। जैसे विटामिन डी होता है वैसे ही स्टोर पड़ा रहता है साथियों। ये बात इसको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। KEDA। अब आप इन सब के बारे में बताएं। विटामिन डी जो होता है इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। हड्डियों से जुड़ा हुआ जो भी डिजीज है हड्डियों का, ठीक है, हड्डियों के डिजीज जितने भी हैं, हड्डियों के डिजीज जो है, बीमारियां जो है, हड्डियों की बीमारियां अगर हम बात करें, बीमारी हड्डियों की, तो वो किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। जैसे रिकेट्स हो सकता है, ठीक है, ओस्टियोमेलिशिया हो सकता है, ठीक है, बोन डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं, रिकेट्स, ओस्टियोमेलिशिया, ये विटामिन डी की कमी से होता है साथियों, ठीक है। विटामिन के जो होता है इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं। अब इसकी कमी से क्या होता है भाई? इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीजेस, यानी थक्का जो जमना चाहिए ना चोट लगने के बाद, अपने आप खून का थक्का जम जाता है। मतलब जो प्लाज्मा होता है वो रिपेयर करने लगता है, ब्लड सेल्स जो होती है वो खुद को रिपेयर करती हैं और वहां पर से खून बहना अपने आप बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद में। वो थोड़ी देर में बंद होता है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी हुई ना बॉडी के अंदर तो वो बंद ही नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। मतलब वो प्लाज्मा का जो क्लोट बनने में, ब्लड क्लोटिंग होने में टाइम बहुत लगता है साथियों। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता था? कंपाउंड नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो बेंजीन क्या होती है? बेंजीन का फॉर्मूला हमें पता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर भी हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ये होती है बेंजीन, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ठीक है, बस वो तो कंडेंस्ड फॉर्मूला हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, ठीक है, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? बेंजीन हो जाती है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास? बेंजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको कहते हैं? इसका नाम होता है साथियों बोराजिन। क्या नाम होता है? बोराजिन।
बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है बेंजीन के साथ। कैसे? देखो, कार्बन, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और फिर नाइट्रोजन होता है साथियों। और इसमें भी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबके पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, चाहे वो बोरोन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, सॉरी बोराजिन इसको बोलते हैं। B3, यहाँ पर कार्बन नहीं है भाई, सॉरी, ये बी आएगा, बोरोन आएगा, ठीक है, बोरोन आएगा। कार्बन की जगह क्या आएगा हमारे पास? बोरोन आएगा साथियों, ठीक है। मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ कि कार्बन की जगह हमारे पास क्या होगा? बोरोन होगा साथियों। क्या होगा? बोरोन होगा। इधर से इरेज कर देंगे। अरे क्या, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा बना देंगे अभी, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ इसको दोबारा। तो बोराजिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है कुछ, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन, फिर आ जाता है आपके पास नाइट्रोजन। और अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। तो बोराजिन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं साथियों? बोराजिन। इसको क्या कहते हैं? ये बोराजिन है। यही हमारी क्या होती है? इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है। इनऑर्गेनिक बेंजीन है साथियों। क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन है। तो अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, कंडेंस्ड फॉर्म B3N3H6। यही हमारी क्या है? बोरोजिन, जिसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए मिक्सचर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय द सी डाइवर्स। अच्छा, सी डाइवर्स कौन से मिक्सचर को यूज करते हैं? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया, एचटेट 2016 के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो देखो, शुरुआत में वो क्या करते थे? नाइट्रोजन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन यूज करते थे, बाद में इसको यूज करना बंद कर दिया। ऐसा क्यों बंद किया? क्योंकि इनकी वजह से कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं बैंड्स। अब बैंड्स क्या है? क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ में डाइवर्स जाते हैं, डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेप्थ की बात कर रहा हूँ कि डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है, पार्शियल प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो सोलिबिलिटी जो होती है गैसेस की, हेनरी लॉ जो कहता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर बढ़ने के साथ इंक्रीज हो जाती है। तो नाइट्रोजन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन के साथ ही, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाती है, लेकिन ड्राइवर जब वापस आता है तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ डिक्रीज होगी सोलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ कहता है भी सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट ओवर द सॉल्यूशन। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो P इज इक्वल टू में क्या हो जाता है? KHX, जहां पर आपका KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो ये कहता है कि सोलिबिलिटी जो गैस की है, X का मतलब क्या है? एक्सेस सोलिबिलिटी। मोल फ्रैक्शन को हमने किसकी टर्म में ले लिया है? सोलिबिलिटी ऑफ गैस की टर्म में ले लिया। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो सोलिबिलिटी घटेगी। तो जैसे ही डाइवर वापस ऊपर की तरफ आता है तो जो नाइट्रोजन होती है, डिजोल्व नाइट्रोजन जो होती है ब्लड के अंदर, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और नाइट्रोजन के बबल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नाइट्रोजन के बबल्स। कहां बन जाते हैं? ब्लड कैपिलरी के अंदर। ब्लड कैपिलरीज के अंदर नाइट्रोजन के बबल बन जाते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बैंड्स। इसको हम क्या कहते हैं? बैंड्स। इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, बैंड को अवॉइड करने के लिए हीलियम मिक्स्ड विद ऑक्सीजन यूज की जाने लगी। क्या यूज की जाने लगी साथियों? हीलियम मिक्स्ड विद ऑक्सीजन यूज की जाने लगी है, ठीक है। हीलियम मिक्स्ड विद ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं आजकल। तो क्यों? क्योंकि हीलियम के जो एटम होते हैं, हीलियम एटम इतना स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल साइज का होता है कि वो ब्लड कैपिलरीज को पास कर जाता है। ब्लड कैपिलरी जो होती है ना, ये उसको पास कर लेता है, इजिली पास कर लेता है, इसीलिए हीलियम यूज किया जाता है, ठीक है। तो यानी हीलियम प्लस ऑक्सीजन वाला मिक्सचर जो है वो रेस्पिरेशन के लिए सी डाइवर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन जो रबर होता है यानी सिंथेटिक रबर की बात कर रहा है, सिंथेटिक रबर का मोनोमर क्या होता है? देखो, सिंथेटिक रबर हमारे पास जो है, सिंथेटिक
रबर, ये होता है, इसको हम कहते हैं नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन कहते हैं साथियों। तो इसका मोनोमर क्या होता है, देखो इसका मोनोमर होता है हमारे पास क्लोरोप्रीन। इसका मोनोमर क्या होता है, इसका राइट आंसर तो है साथियों क्लोरोप्रीन। सीधी सीधी सी बात है, क्लोरोप्रीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, CH2 डबल बॉन्ड C, Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं साथियों क्लोरोप्रीन। ठीक है, जब इसके n नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें CH2 C, Cl डबल बॉन्ड CH, CH2 ये मिलते हैं। इसकी n यूनिट आपस में जुड़ी मिलती है, इसी को हम कहते हैं नियोप्रीन, या फिर हम इसको कह सकते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। क्या कह सकते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं सिंथेटिक रबर। ये नियोप्रीन का मोनोमर क्या हो गया, फिर क्लोरोप्रीन हो गया साथियों। ऐसे ही हमारे पास नेचुरल रबर भी होता है। क्या होता है, नेचुरल रबर भी होता है। एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल रबर की अगर साथ बात करें साथियों, तो नेचुरल रबर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो नेचुरल रबर होता है उसका मोनोमर यूनिट क्या होती है, उसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाता है CH3, यानी क्लोरीन की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है, और बाकी सब कुछ सेम होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साथियों आइसोप्रीन। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोप्रीन। जब इसके n यूनिट आपस में पॉलीमराइज हो गए तो क्या बनेगा, CH2 C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2, और इसकी n यूनिट्स हमें मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं पोली आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं, पोली आइसोप्रीन, या फिर हम इसको कहते हैं नेचुरल रबर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, नेचुरल रबर भी कहते हैं। एक्चुअल में ये सिस आइसोप्रीन होती है, पोली जो है वो सिस आइसोप्रीन है। ठीक है, सिस फॉर्म होती है। अगर वही अगर इसकी ट्रांसफॉर्म जुड़ती तो, यानी ये जो आइसोप्रीन है अगर ये पॉलीमराइज होकर ट्रांस आइसोप्रीन बनाता, क्या बनाता, ट्रांस पोली आइसोप्रीन बनाता। ठीक है, ट्रांस पोली आइसोप्रीन। ठीक है, उसकी n यूनिट अगर साथ में जुड़ती तो इसका नाम हम कहते हैं गुट्टा पर्चा। इसको हम क्या कहते हैं, गुट्टा पर्चा। ये भी एक पॉलीमर होता है साथ, ये भी क्या होता है, एक पॉलीमर होता है साथ। क्लियर है, इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या था, सेकंड ऑप्शन इसका राइट था। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105वां क्वेश्चन। उसमें हम क्या कहते हैं, हमसे ये पूछा गया कि एसटीपी के ऊपर 2 ग्राम हीलियम गैस, कितनी, 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो एट एसटीपी आपको पता है प्रेशर कितना होता है 1 atm, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन मान लो, हम यही मान लेते हैं, चलो ठीक है। और आपके पास आर की वैल्यू यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज और होती है, क्या, हमें ये पता है कि पीवी इक्वल टू में होता है एनआरटी। हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एनआरटी बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें हमसे वॉल्यूम पूछिए तो हमें क्या क्या चाहिए, आर टी और पी तो है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस कितने होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास या मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 2 ग्राम, मोलर मास कितना है 4 ग्राम, कितना आएगा 1/2, इसका मतलब 0.5 मोल आ गया। कितना आ गया 0.5 मोल आ गया। तो अब अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 इंटू में 0.0821 इंटू में 273 डिवाइड बाई में मेरे पास कितना आ जाएगा, प्रेशर कितना है 1 atm। तो अगर मैं इसको पूरे को सोल्व करता हूँ मेरे पास आंसर आता है 11.2 डेसीमीटर क्यूब, या फिर लीटर भी कह सकते हो। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्या इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 106 ये कहता है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हायर फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैं 2 चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात नहीं करें, हम सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई की वैल्यू में, जितना वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी ज्यादा होगी उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट, तो अगर मैं इसी से कहना चाहूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आयंस
प्रोड्यूस्ड, यानी कि आयनाइजेशन के बाद कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं पहला केस देखूं तो पहले केस में Al2SO4 होल थ्राइस के साथ, अगर मैं इसका आयनाइजेशन कराऊं तो मुझे 2 Al3 प्लस मिलेंगे आयन और मुझे 3 SO4 2 माइनस आयन मिलेंगे। तो यहाँ I की वैल्यू हो जाती है कितनी, 5। सेकेंड केस में अगर हम देखें तो AlCl3 है, अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो एक मुझे Al3 प्लस मिलेगा और 3 मुझे Cl माइनस मिलेंगे, यानी मेरे पास I की वैल्यू टोटल हो जाती है 4। थर्ड केस में अगर मैं बात करूं साथियों तो मेरे पास है BaCl2, BaCl2 को जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे पास एक Ba2 प्लस आएगा, 2 Cl माइनस होंगे, मेरे पास I की वैल्यू हो जाएगी साथियों 3। और फोर्थ वन अगर मैं देखूं तो मेरे पास हो जाता है NH4Cl, क्योंकि कंसेंट्रेशन सबकी बराबर है 0.1 मोलर है, NH4 प्लस प्लस में Cl माइनस, यानी मेरे पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब सबसे कम I की वैल्यू जिसमें होगी उसी में सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना I की वैल्यू सबसे कम उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर। अगर डिप्रेशन पूछता तो I की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसी में डिप्रेशन ज्यादा होता। ठीक है, डिप्रेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट उसी में ज्यादा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 उसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि सिलेक्ट द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, किसकी बात कर रहा है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। इनमें से देखो दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, जिसका मतलब होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पैरामैग्नेटिक की पहचान क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है साथियों डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक का मतलब होता है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड होने चाहिए, सारे के सारे पेयर्ड, उनकी स्पिन पेयर्ड होनी चाहिए। अब इनमें से कौन सा हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, तो देखो सीधी सी बात है, 1 बाई 1 वैसे भी कर सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर आपको पैरामैग्नेटिक ढूंढने, क्या ढूंढने, पैरामैग्नेटिक ढूंढने हैं, कभी भी कोई कंपाउंड है उसको बताना कि पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, पूरे मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल, उनको काउंट कर लो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने आएंगे, अगर वो 10 हैं, 16 है, या फिर जितने भी ओड इलेक्ट्रॉन आ रहे, या फिर क्या है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी अगर टोटल नंबर या तो 10 आ रहे हो या 16 आ रहे हो या फिर ओड आ रहे हो, ओड नंबर मतलब 5 7, ठीक है, ओड नंबर आ रहे हो 10 और 16, ये दो इवन नंबर वाले और ओड इलेक्ट्रॉन वाले सारे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं साथियों, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो डायमैग्नेटिक की अगर बात करें तो 10 और 16 को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑल इवन, ऑल अदर, दूसरे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जिनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डायमैग्नेटिक। कौन कौन से दो एक्सेप्शन, 10 और 16 को छोड़ के बाकी डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है साथियों 5, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, तो दो बोरॉन मॉलिक्यूल के कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और हमने यहाँ पहले ही लिख दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब मैं कार्बन का करके देखता हूँ, कार्बन में होते हैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, इवन है तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक है, इवन है तो क्या है डायामैग्नेटिक है साथ। फिर हम करते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में कितने हो गए 7 + 7 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी इवन है यानी कि डायामैग्नेटिक है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं F2 का, F2 के कितने हो गए बेटा, F2 के हो गए 9 और 9 18, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन फिर से इवन है, फिर से डायामैग्नेटिक है। क्लियर है, तो बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लेना, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जब भी आप मॉलिक्यूल्स की बात करें। ये होमोटोमिक और हेटेरोटोमिक दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल पे काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि which species act as an acid and also a conjugate base of another। देखो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी की अगर बात करें तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होते हैं। मान लो मैंने किसी एसिड को वाटर के साथ मिक्स कर दिया, मुझे क्या मिल रहा है
H3O प्लस मिल रहा है, प्लस में A माइनस मिल रहा है। तो इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस होगा, ये एसिड है तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ये एसिड के साथ वाटर रिएक्ट कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है, इस बेस का ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। इस बेस का ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, और इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अब इनमें से ऐसा कौन सा है जो कॉन्जुगेट एसिड की तरह भी काम करेगा और कॉन्जुगेट बेस दूसरे एसिड के लिए, देखते हैं। तो अगर मैं H2SO4 का आयनाइजेशन करवाऊं तो मुझे क्या मिलता है, H प्लस प्लस में HSO4 माइनस। तो H2SO4 एक एसिड है, इसका ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा HSO4 माइनस, ये एसिड इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर मैं HSO4 माइनस को फिर से आयनाइज करूं, अभी भी इसके अंदर एक H प्लस आयन है तो H प्लस आयन आ गया और SO4 2 माइनस आ गया। तो ये HSO4 माइनस आयन क्या होगा, ये एसिड होगा, और ये सल्फेट आयन इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। सल्फेट आयन क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, क्योंकि ये H प्लस आयन लिबरेट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। HSO4 माइनस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड के रूप में भी काम कर रहा है किसी के लिए, और किसी के लिए कॉन्जुगेट बेस के रूप में भी काम कर रहा है। यहाँ ये एसिड के रूप में काम कर रहा है, यहाँ ये कॉन्जुगेट बेस के रूप में काम कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम्स इन CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी साथियों, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। कहाँ से बनता है, क्लोरीन गैस को पास करवा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। ठीक है, क्लोरीन गैस पास करवा देते हैं तो हमें CaOCl2 मिल जाता है साथियों, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वुड पल्प इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्लियर है। अब मैं एक बार बताता हूँ, इसके अंदर CaO में हमें क्लोरीन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पूछी है साथियों। तो क्लोरीन एटम में एक क्लोरीन तो इसके साथ जुड़ा होता है कैल्शियम के साथ, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ। तो एक क्लोरीन +1 चार्ज में होता है, एक क्लोरीन -1 चार्ज के अंदर होता है। यानी यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 और -1 दोनों होती है, क्योंकि एक क्लोरीन तो जुड़ा होता है किसके साथ, एक क्लोरीन तो होता है कैल्शियम के साथ। ठीक है, और दूसरा क्लोरीन किसके साथ जुड़ा होता है, ऑक्सीजन के साथ। तो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है उस पर +1 चार्ज होता है, जो कैल्शियम के साथ जुड़ा होता है उस पर -1 चार्ज होता है साथ। क्लियर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात करते हैं द कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल एटम। देखो भाई, सेंट्रल मेटल एटम में कोई भी एक डी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन हो ही ना हो, क्या ना हो, डी इलेक्ट्रॉन ही ना हो, ऐसा पूछ रहा है। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सबसे पहले वाले के निकालते हैं, तो FeCN6 3- सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसको X मान लिया, प्लस में आपके पास कितना है -6, एक साइनाइड पे 6 एक माइनस चार्ज होता है, 6 साइनाइड पे 6 और इक्वल टू में क्या हो गया -3। तो x - 6 इज इक्वल टू में -3, x इज इक्वल टू में 6 - 3 यानी कि +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई कितनी, +3। यानी Fe जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट के अंदर आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, एटॉमिक नंबर 26। इसका मतलब आर्गन 3d6 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d5 हो जाएगी साथ। क्या हो जाएगी, आर्गन 3d5। इसमें d इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें तो d में इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में देखते हैं CO NH3 6 3+। तो यहाँ अमोनिया जो लिगेंड होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है साथियों। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो Ar3d7 4s2 रहेगा। और अगर मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, यानी कि कोबाल्ट 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहूंगा, तो वो हो जाएगी Ar3d6। तो डी में 6 है भाई, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं साथियों, MnO4 और उसके ऊपर -1 चार्ज। MnO4 पे -1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं X।
प्लस में एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, टोटल ऑक्सीजन 4 है, इक्वल टू में -1 क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज लिखा हुआ है। तो x माइनस में 8 इज इक्वल टू में कितना हो गया -1, तो x इज इक्वल टू में 8 -1 यानी कितना हो गया प्लस का 7, यानी मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज है प्लस का 7 चार्ज, यानी Mn 7 प्लस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। मैंगनीज की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, मैंगनीज का नंबर कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25 होता है। तो यानी आर्गन 3d5 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 2 ये गए 5 ये गए, यानी Mn के अंदर कितने होंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +7 की अगर मैं देखूं तो आर्गन 3d में 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्रोमियम भी +3 के अंदर होता है, क्रोमियम में +3 अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा 3d5 4s1 में से 1 2 3d3 हो जाएगा। तो इसमें भी d इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों वो कौन सा रहेगा, वो आपका रहेगा MnO4-1। अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आज के क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे। आज ही सही बात है, इतने ही क्वेश्चन हैं। आज 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कल फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे 2016 वाले स्टेट के एग्जाम के। केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है उसके एक एक क्वेश्चन को मैं लेके आऊंगा आपके पास, कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देंगे आपको, एग्जैक्ट और ऑथेंटिक सॉल्यूशन रहेगा साथियों। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ा रहने के लिए। कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ।